हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का एक दूसरा स्ट्रॉन्ग पिलर जिसको प्रिपोजिशंस कहा जाता है। एंड ये हमारी रेगुलर स्पीच में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट इनको कहाँ क्यों यूज़ किया जाता है, इनका मतलब क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। पहले डेफिनेशन पे जाते हैं कि प्रिपोजिशंस क्या होते हैं। Preposition is a word which is used to link nouns, pronouns, phrases to other words within a sentence. These are usually short words and are normally placed directly in front of nouns. अब इसका मतलब क्या हुआ? जब भी सेंटेंस में कुछ नाउन्स, प्रोनाउंस या फ्रेजेस स्पेशली, और अगर कभी ग्रेडेड वर्ब्स हो, इन सबको अगर हमें सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ एक लिंक करना हो और एक क्लियर पिक्चर डिस्क्राइब करनी हो, उस टाइम पे हम प्रिपोजिशंस यूज़ करते हैं। एंड ये डायरेक्टली नाउन्स के आगे या जब भी ग्रेडेड वर्ब्स हो वहाँ पे भी यूज़ किए जाते हैं। और शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, सिंगल या एक दो वर्ड्स मिला के ही प्रिपोजिशंस बनते हैं। एंड ये क्लियर एक आइडिया दे देते हैं उस सेंटेंस का। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ द डॉग हिड अंडर द टेबल। अभी इसमें सेंटेंस पे जो भी सेंटेंस दिया होता है, हमेशा चेक करो कि सब्जेक्ट्स कितने हैं और उन सब्जेक्ट्स को रिलेट करने का क्या मतलब है। अब इसमें डॉग और टेबल दो सब्जेक्ट्स है यहाँ पे। द डॉग हिड, बट किधर? वो डॉग छुप गया। कहाँ छुप गया? टेबल के नीचे। सो इन दो चीज़ों को मिलाया किसने? इस प्रिपोजिशन अंडर ने। इन दोनों के बारे में क्लियर पिक्चर दे रहा है या इस सेंटेंस को कंप्लीट जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो है प्रिपोजिशन। और एक एग्जांपल देखते हैं। शी हैड अ रोज इन हर हैंड। एक लड़की के पास रोज़ है। कहाँ है? उसके हाथ में। ये दोनों सेंटेंसेस को या इन दोनों सब्जेक्ट्स को रिलेट किसने किया? प्रिपोजिशन इन ने। सो प्रिपोजिशंस का यही मतलब होता है, इसका काम होता है सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स को रिलेट करना या दो सेंटेंसेस या उससे ज़्यादा सेंटेंसेस को रिलेट करना। ये काम होता है प्रिपोजिशंस का। ठीक है, अब जाएंगे टाइप्स की। टाइप्स क्या होती है प्रिपोजिशंस की? ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है। बहुत सारे लोग इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कंसिडर किए जाते हैं। बहुत काफ़ी अलग अलग क्लासिफिकेशंस है प्रिपोजिशंस की, बट अगर हम टाइप्स पे जाएंगे तो प्रिपोजिशंस 5 मेन टाइप्स में आता है। और कुछ लोग इसको, या इससे पहले जो इसकी क्लासिफिकेशन होती थी, वो यूजुअली प्रिपोजिशन ऑफ टाइम या स्पेस या प्लेस, ऐसे सब पे हमने प्रिपोजिशंस को क्लासिफाई किया था। बट वो उसकी टाइप्स नहीं है, वो उसकी यूसेज के बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई किया था। जैसे कि कोई प्लेस स्पेसिफाई कर रहे हो या किसी की कोई मूवमेंट स्पेसिफाई कर रहे हो, तो इन सारी स्पेसिफिकेशंस को हमने क्लासिफाई कर लिया था एज देयर प्रिपोजिशन टाइप्स। बट जो उसकी मेन टाइप्स हैं वो यही 5 होती हैं। एंड इसी के बेसिस पे जो बाकी सारे प्रिपोजिशंस होते हैं, जैसे कि प्रिपोजिशन ऑफ स्पेस या प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस, वो क्लियरली इसके अंडर ही कवर हो जाता है। बट उन प्रिपोजिशंस को भी हम देखेंगे आगे वाली वीडियोज़ में एंड क्लियर करेंगे कि हर प्रिपोजिशन का मतलब क्या होता है। So the main 5 types of prepositions are simple preposition, double preposition, compound preposition, participle preposition and phrase preposition. एक एक करके सभी टाइप्स को देखते हैं। The first one is the simple prepositions. So what they basically are. They have the courage to show the relationship between nouns, pronouns or to join parts of a clause or a sentence. इसका मतलब क्या हुआ? अगर सेंटेंस में कोई नाउन, प्रोनाउंस है या क्लॉजेस है सेंटेंस में, या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस है और उनको रिलेट करना है, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप जस्टिफाई करना है, तो उस टाइम पे हम सिंपल प्रिपोजिशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल वर्ड्स है इसके यहाँ पे, जैसे डिस्पाइट, दो, अगेंस्ट, अमंग, बियॉन्ड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसको क्लियर करेंगे एग्जाम्पल से। जो पिछली एग्जाम्पल ली थी द डॉग जम्प्ड आउट वाली, उसी को रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। द डॉग जम्प्ड आउट, ठीक है, डॉग ने जंप करी। ओके, ये एक सेंटेंस है, इसका मीनिंग भी है। दूसरा सेंटेंस है द कार वॉज मूविंग। अब ये जो 2 सेंटेंसेस हैं, दो दे हैव मीनिंग, बट ये कोई क्लियर आइडिया नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हैं। लाइक देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न वाई द कार इज़ मूविंग और वॉट इज़ द पर्पज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दैट कार। या द डॉग जम्प्ड आउट, ठीक है, डॉग ने जंप किया, सो वाई डिड दैट डॉग जम्प्ड आउट। ये सारी चीज़ों को एक क्लियर पिक्चर में पोर्ट्रे करा इस वाइल प्रिपोजिशन ने। ये सेंटेंस अब कैसे फ्रेम हुआ? द डॉग जम्प्ड आउट वाइल द कार वॉज मूविंग। मतलब डॉग ने जंप करा कब? जब कार मूव हो रही थी। तो प्रिपोजिशंस का क्या जो आइडिया होता है लिंक करना, वो क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ सिंपल प्रिपोजिशन कैसे क्लियर हुआ? यहाँ पे डॉग और कार के बीच में जो रिलेशनशिप था वो सिंपल प्रिपोजिशन वाइल ने क्लियर कर दिया और हमें समझ आया
कि ये प्रिपोजिशंस कैसे यूज़ किए जाते हैं। इनके हर प्रिपोजिशन के टाइप्स पे डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो हम आगे देखेंगे। सो अगर नहीं समझा, डोंट वरी, जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट समझो, एग्जांपल्स के थ्रू हम आगे देख लेंगे। Now moving on to another type, the double prepositions. These are formed through the conjunction of two simple prepositions. ये कैसे फॉर्म किए जाते हैं? जब दो सिंपल प्रिपोजिशंस को हम जॉइन करते हैं, उनको कंजंक्ट करते हैं, वो फॉर्म करते हैं डबल प्रिपोजिशंस को। सेम एग्जांपल रिपीट करेंगे। द डॉग जम्प्ड आउट ऑफ द मूविंग कार। अब पिछली एग्जांपल क्या थी? द डॉग जम्प्ड आउट वाइल द कार वॉज मूविंग। ठीक है, अब यहाँ वाली एग्जाम्पल क्या है? द डॉग जम्प्ड आउट ऑफ द मूविंग कार। ठीक है, ये सेंटेंस को रिलेट कैसे किया हमने? आउट ऑफ दी। आउट ऑफ जो यहाँ पे है ये डबल प्रिपोजिशन है, दो प्रिपोजिशन को लेके बना, दो सिंपल प्रिपोजिशन है। फर्स्ट वन इज आउट एंड सेकेंड वन इज ऑफ। ये इन दोनों सिंपल प्रिपोजिशन को मिला के बना एक डबल प्रिपोजिशन जिसे कहते हैं आउट ऑफ। अब यहाँ पे सिंपल सी एग्जाम्पल है, एक डॉग ने जंप करा आउट ऑफ द मूविंग कार। यहाँ पे दो सेंटेंसेस नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस एक ही है, बट वो उसकी जो पोजीशन है या उसकी जो मूवमेंट है वो जस्टिफाई कर रहा है, जिसको प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर टाइप विच इज़ द कंपाउंड प्रिपोजिशंस। अब कंपाउंड प्रिपोजिशंस की फॉर्मेशन भी कैसे होती है? दीज आर फॉर्म्ड बाय द कंजंक्शन ऑफ नॉन प्रिपोजिशनल वर्ड्स एंड अ सिंपल प्रिपोजिशन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। विद अ व्यू टू, अपार्ट फ्रॉम, एज फॉर, इन फेवर टू, इन टर्म्स। पहले तो समझते हैं कंपाउंड प्रिपोजिशंस क्या होते हैं। ये वो प्रिपोजिशंस हैं जो फॉर्म होते हैं जब हम एक नॉन प्रिपोजिशनल वर्ड को मिलाते हैं और एक सिंपल प्रिपोजिशनल वर्ड को मिलाते हैं। ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल जो है मैं अपनी वर्कशीट में टेलीग्राम पे शेयर कर लूँगी तो और क्लियरली समझ आ जाएगा, बट फिलहाल यहाँ इसको क्विकली समझ लेते हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है। जब भी एक नॉन प्रिपोजिशनल वर्ड, मतलब वो वर्ड जो प्रिपोजिशन नहीं है, और कोई भी एक सिंपल प्रिपोजिशन यूज़ कर ले, तो उस टाइम पे जो फॉर्मेशन बनती है उसे कंपाउंड प्रिपोजिशंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिए एक, एज फॉर। यहाँ पे फॉर तो प्रिपोजिशन है लेकिन एज नहीं है। ठीक है, एज एक नॉन प्रिपोजिशनल वर्ड है और फॉर एक प्रिपोजिशन है। इन दोनों को जब मिलाया, एज फॉर, ये एक प्रिपोजिशन बन जाता है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ। इन प्रपोजिशन है क्योंकि इन स्टेट क्लियर करती है किसी ऑब्जेक्ट की या किसी नाउन की, और टर्म्स कोई प्रपोजिशन नहीं है। तो एक प्रपोजिशन और एक नॉन प्रपोजिशन वर्ड को जब मिक्स करते हैं या उनको कंजंक्ट करते हैं, जो उस टाइम पे प्रपोजिशन बनता, उन प्रपोजिशंस को कहते हैं कंपाउंड प्रपोजिशंस। ओके, एग्जाम्पल देखते एक सेंटेंस में। एट दैट पॉइंट इन टाइम आई डिड नॉट नो द आंसर। फिर से पढ़ते हैं सेंटेंस। एट दैट पॉइंट इन टाइम आई डिडंट नो द आंसर। यह सेंटेंस क्या क्लियर कर रहा है? इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि उस वक्त टाइम में मुझे इस चीज़ का आंसर नहीं पता था। जैसे अभी आपको नहीं पता था कि कंपाउंड प्रिपोजिशंस क्या होते हैं। सो इन दैट टाइम या इन दैट पर्टिकुलर टाइम यू डिड नॉट नो द आंसर। तो यहाँ पे एट दैट पॉइंट इन टाइम जो है ये प्रिपोजिशन है। एट दैट पॉइंट इन टाइम ये मिला के तो इस एक सेंटेंस को क्लियर कर लिया, दैट आई डिड नॉट नो द आंसर। बट व्हेन डिड यू नॉट नो द आंसर? उस समय जब मुझे नहीं पता था कंपाउंड प्रिपोजिशंस क्या होते हैं, आई डिड नॉट नो द आंसर। ठीक है, तो ये होती है कंपाउंड प्रिपोजिशंस। इनकी भी एग्जांपल्स देखेंगे ताकि और क्लियरली समझ में आ जाए नेक्स्ट वीडियोज़ में। फिलहाल डेफिनेशंस और उनके कुछ सिंपल से एग्जाम्पल्स पे फोकस करते हैं। सो नेक्स्ट टाइप इज़ द पार्टिसिपल प्रिपोजिशंस। पार्टिसिपल प्रिपोजिशंस क्या होता है? दोज प्रिपोजिशंस हु हैव एंडिंग लाइक ed और ing। ठीक है, जो किसी एक टर्म के आगे, किसी भी वर्ड के आगे अगर हम ing या ed लगा रहे हैं, फॉर नॉट ऑल दी वर्ड्स, हमेशा ध्यान रखना कि हर एक वर्ड के आगे id या ing या ed लगा दिया तो वो प्रिपोजिशन नहीं बन जाएगा। बट दोज हु आर एक्चुअली प्रपोजिशन जो किसी टाइम स्पैन के बारे में बता रहे हैं या किसी एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, उस टाइम पे या उन वर्ड्स के आगे जिनके आगे ed या ing लगा हो, उन प्रपोजिशंस को हम पार्टिसिपल प्रपोजिशंस कहते हैं, क्योंकि ये एक टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्लियर करते हैं किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेंगे कुछ सेंटेंस में। पहली एग्जांपल है, द बेबी क्राइज ड्यूरिंग द डे एंड समटाइम्स एट द नाइट। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या है? द बेबी क्राइज। ये जो नाउन है सेंटेंस का या जो सब्जेक्ट है, द बेबी क्राइज, एक बच्चा रोता है। कब रोता है?
ड्यूरिंग द डे एंड समटाइम्स एट नाइट। डे और नाइट तो एंड से कंजंक्ट हो गए, ठीक है, लेकिन अब इन दोनों सेंटेंस को क्लियर कैसे किया, या इस क्लॉज को इस बेबी के साथ हमने कैसे रिलेट किया। इस प्रपोजिशन ड्यूरिंग से, एक तो इसके आगे आईएनजी लगा तो समझना इजी है, लेकिन इस सेंटेंस को हम रिलेट कैसे करेंगे, इस सेंटेंस को हम समझेंगे कैसे कि जो बच्चा रोता है वो कब रोता है, किस टाइम ड्यूरेशन पे, या क्या टाइम होता है या क्या मूवमेंट होता है उस चीज़ का, ठीक है, वो कब रोता है बच्चा, दिन में भी और समटाइम्स एट नाइट ऑल्सो, ठीक है। तो सेंटेंस कैसा बना, द बेबी क्राइज ड्यूरिंग द डे एंड समटाइम्स एट द नाइट। तो यहाँ पे जो ड्यूरिंग है दैट इज अ पार्टिसिपल प्रिपोजिशन, एंड ये जो है टाइम ड्यूरेशन उसको क्लियर कर रहा है, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, कंसिडरिंग शी वॉज सिक शी स्टिल पुट अप हर बेस्ट टाइम्स। मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि एक लड़की जो बीमार थी, स्टिल उसने उस टाइम पे भी, इतना बीमार होने के बाद भी, या इवन इफ शी वॉजंट फीलिंग वेल, शी डिड हर बेस्ट, ठीक है, वो जितना अच्छा कर सकती थी या जितना बेस्ट कर सकती थी उस चीज़ के लिए, शी डिड इट, लेकिन वो बीमार भी थी। अब इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि दो सेंटेंस है, शी वॉज सिक, ठीक है, एक लड़की बीमार है, शी स्टिल पुट अप हर विद द बेस्ट टाइम्स, मतलब उसने अपना जो बेस्ट था या जो भी वो कर सकती थी उस दैट पर्टिकुलर टाइम के लिए, शी ऑलरेडी डिड इट। तो इन प्रपोजिशन, इन दो सेंटेंस को हम किस प्रपोजिशन से रिलेट करेंगे, कंसिडरिंग, ठीक है, मतलब ये जानने के बावजूद भी कि वो लड़की बीमार थी, शी स्टिल पुट अप हर द बेस्ट टाइम्स, ओके, उसकी स्टेट हो गई, वो जो लड़की है वो बीमार थी, वो उसकी स्टेट है, बीमार होने के बावजूद भी शी डिड हर बेस्ट, ठीक है। फाइनली लास्ट टाइप देखेंगे, फ्रेज प्रपोजिशंस। अब फ्रेज प्रपोजिशंस क्या होते हैं, The propositional phrase is a group of words that doesn't contain a verb or a subject. It functions as a unified part of speech. From my point of view, ये सबसे simple preposition के types हैं, क्योंकि खैर मैं समझा दूंगी अभी कि क्यों सिंपल है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर्स ये बहुत सिंपल होते हैं और ज़्यादा इस पे एरर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं हम लोगों के, ठीक है। अब ये वो प्रपोजिशंस होते हैं जिनमें एक वर्ब या एक सब्जेक्ट नहीं होता है, ये बस सेंटेंस को रिलेट करने का, मतलब यूनिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं, इसके नॉर्मली एक सिंपल प्रपोजिशन होना है, एक नाउन होगा या एक सिंपल प्रपोजिशन होगा या एक प्रोनाउन होगा या ग्रेडेड वर्ब होगा, ठीक है। लेकिन अब इन सेंटेंस को रिलेट कैसे करेंगे, या इन प्रपोजिशंस को, फ्रेज प्रपोजिशंस को हम लोग मिक्स कैसे करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, द पपी रैन थ्रू द लश ग्रीन ग्रास। अब यहाँ पे थ्रू द लश ग्रीन को बिल्कुल ही ध्यान से निकाल लो, अगर एक सिंपली एक सेंटेंस होता द पपी रैन तो भी ठीक था, हाँ इसमें कोई प्रपोजिशन नहीं है बट ये एक सेंटेंस है, या अगर हमें इसको रिलेट भी करना है या अगर हमने इसको और स्पेसिफाई भी करना है तो हम क्या बोलेंगे, द पपी रैन इन द ग्रास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इस सेंटेंस को जो स्पेसिफाई कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक कर रहा है, यहाँ पे जो हम आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं, दी आर्टिकल यहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ स्पेसिफाई की जा रही है चीज़ कि वो जो पपी था वो लश ग्रीन ग्रास से भागा या उस घास के अंदर वो गया, ठीक है। तो थ्रू दी लश या थ्रू दी जो यहाँ पे एक वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे इसको रिलेट करता है फ्रेज प्रपोजिशन को, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे, आई डांस्ड ऑन दी कॉन्सर्ट स्टेज। अब यहाँ पे ऑन दी को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, अगर सिंपली यूज़र ने बोला होता आई डांस्ड ऑन स्टेज तो भी एक सेंटेंस था, क्लियर पिक्चर थी, एक्टिविटी भी डिसाइड हो रही थी, ठीक है। आई डांस्ड ऑन अ स्टेज, लेकिन यहाँ पे जो यूज़र है वो काफ़ी स्पेसिफाई करके बता रहा है कि कौन सा स्टेज, ऑन अ स्टेज। अगर उसने नहीं स्पेसिफाई किया तो अ आर्टिकल लगता, क्योंकि जो स्टेज वर्ड है उसमें वॉवल नहीं है, फोनेटिक्स वाइज भी एस की साउंड आ रही है, तो एन आर्टिकल नहीं लगता, अ आर्टिकल लगता। बट यहाँ पे सेंटेंस काफ़ी क्लियर किया गया है कि किस स्टेज पे डांस किया, कॉन्सर्ट स्टेज पे। तो कॉन्सर्ट स्टेज जब हमने यहाँ जस्टिफाई किया तो आर्टिकल दी लग गया, ठीक है। और डांस्ड ऑन तो ऑलरेडी एक प्रपोजिशन है, सो सेंटेंस कैसा बना, आई डांस्ड ऑन दी कॉन्सर्ट स्टेज, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, द पिज्ज़ा विथ एक्स्ट्रा चीज़ इज़ योर्स। अभी सिंपल भी हो सकता था कि दैट दिस पिज़्ज़ा इज़ योर्स, कोई आर्टिकल नहीं लगा, कोई सब्जेक्ट भी नहीं है इसमें, लाइक
कोई कोई फंक्शन भी नहीं है इसमें, कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस एक सिंपल सेंटेंस है कि दिस पिज़्ज़ा इज़ योर्स, ये पिज़्ज़ा आपका है, किसका है पता नहीं। बट यहाँ पे इस सेंटेंस को काफ़ी एम्फोसाइज किया जा रहा है कि द पिज़्ज़ा जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ है, द पिज़्ज़ा विथ एक्स्ट्रा चीज़ इज़ योर्स। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स जो लग जाते हैं, द पिज़्ज़ा विथ एक्स्ट्रा चीज़ इज़ योर्स। सॉरी, यहाँ पे चीज़ की स्पेलिंग में ई मिसिंग है, प्लीज़ ऑब्लाइज दैट। सो यहाँ पे द आर्टिकल लग गया क्योंकि हम एक्स्ट्रा चीज़ की बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कौन सा पिज़्ज़ा है, और विथ अपना ऑलरेडी जो प्रपोजिशन है। सो ये कैसे बना फ्रेज प्रपोजिशन, द पिज़्ज़ा विथ एक्स्ट्रा चीज़ इज़ योर्स। ठीक है, अब इन्हीं प्रपोजिशंस के टाइप्स पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जो कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो भी वर्कशीट्स वगैरह है वो ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, ताकि ईजिली और क्लियर हो जाए। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड we'll meet in another video.